आप देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिएगा। बुकिंग नहीं ले रहे हैं, सिलेंडर की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। और ये कहां की लाइन है? ये कहां की तस्वीरें हैं? ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें, माफ करिएगा, लखनऊ की तस्वीरें हैं। लंबी कतारें लगी हुई है, सिलेंडर लेकर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने घर का बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेट नहीं मिल पा रहा है उनको। प्रेम शुक्ला जी, हाँ, उसके संकट को निपटाने का प्रयास क्यों किया आया? जा रहा है, सरकार की तरफ से इस पर थप्पड़ कोई गई, बयान किसी नहीं को आया ना। ऐसा नहीं है। आपको पता है अरे ना, सरकार बयान दे रही है ना, आज का सरकार की युग जो तरफ है से ना, ये बातें की गई है, इंफॉर्मेशन का युग है। एलपीजी गैस का आज का प्रोडक्शन युग बढ़ाने निर्णय इंफॉर्मेशन किसका का है? युग है। प्रेम शुक्ला जी, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। जब होटेलियर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स, आपको भी पता है कि जब वो मीटिंग करने लगे, खाद्य आपूर्ति मंत्रियों को जाकर मिलने लगे, सवाल उठाने लगे, कहने लगे कि हमारे पास तो 20% नहीं मिल पा रहा है, बंद हो जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट आ रहा है, उसके बाद एस्मा लग रहा है। साहिल जी, मैं और इसीलिए तो अफवाहें फैल रही है। मैं जन्मा व्यक्ति हूं, मैं कांग्रेस के कार्यकाल में जन्मा व्यक्ति हूं, जब सामान्य दिनों में जो है। चलिए, इस वक्त और एक खबर आ रही है। कैबिनेट की बैठक चल रही है। ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिए हुए हैं। कैबिनेट की बैठक जो हुई उसके बाद मंत्रियों को यह निर्देश दिए गए। एक बार फिर सूत्रों के हवाले से यह खबर है, कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रालय मिलकर काम करें, प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिया हुआ है, क्योंकि आज की स्थिति में यह कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। युद्ध का असर देशवासियों पर कब पड़े, प्रधानमंत्री मोदी आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद मंत्रियों को जो सूचनाएं दी गई है उसमें कहा गया है, संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहे, संभावित चुनौतियों के लिए तैयार रहे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, संभावित चुनौती के लिए तैयार रहे। कहीं ना कहीं 11 दिन के बाद प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को कह रहे हैं कि संभावित जो चुनौतियां आ सकती है उसके लिए तैयार रहे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी ने साफ साफ ये कहा है कि मंत्रियों को, ये किसी एक पर्टिकुलर मंत्री या मंत्रालय के लिए नहीं होगा, जो भी चुनौतियां उनको सबको पूरी करना है, और जो संभावित चुनौतियां हो सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनकी तैयारी जो है वो पूरी रखिए। यानी कि किसी भी तरीके से किसी भी भारतीय जनजीवन पे जो वेस्ट एशिया में चल रहा है उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए सरकार को एकजुट होकर सभी मंत्रियों को, उनके मंत्रालयों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब कैबिनेट के बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने जो सूचनाएं दी हैं उसमें साफ शब्दों में कहा है कि संभावित चुनौतियां हो सकती है, यानी अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। आशुतोष, क्या आपको लगता है कि जंग के हालात पर ऊर्जा सुरक्षा पर जो सरकारी कदम उठाए गए वो संतोषजनक है? क्योंकि कल जब पार्लियामेंट के भीतर विदेश मंत्री के तरफ से आता हूं सुरेंद्र जी, आपके पास आता हूं, जरा एक मिनट, आशुतोष जी को जरा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कल पार्लियामेंट के भीतर एस जयशंकर ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो संतोषजनक है? आशुतोष, देखिए साहिल, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके दर्शकों को बता दूं कि किसी तरीके का एस्मा को इन्वोक नहीं किया गया है। यह खबर गलत है। जो इन्वोक किया गया है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू कर्ब होर्डिंग एंड एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। एस्मा को अभी तक सरकार ने नहीं इन्वोक किया है। ये खुद इंडिया टुडे की खबर है और सोर्स बेस्ड खबर है। ये इंडिया टुडे ने 4:58 पर अभी अपने वेबसाइट पर डाली है खबर। तो जो एस्मा को लगाने की खबर आ रही थी वो कम से कम इंडिया टुडे के हिसाब से गलत खबर है। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है सिर्फ इसलिए ताकि होर्डिंग ना हो और स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया गया। दूसरी बात देखिए, एस्मा तो सर्विसेज पे लागू होता है, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है। एस्मा तो सर्विसेज पे लागू किया जाता है, लेकिन आज की स्थिति में जाहिर सी बात है कि जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया है। बोलिए आशुतोष। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो बार बार एस्मा का जिक्र किया जा रहा था वो गलत था। दो बातें स्पष्ट है। पहली बात ये, मुझे ये खबर सुनकर थोड़ी सी हंसी आई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारे मंत्रालय आपस में कोऑर्डिनेट करें। अगर हम कैबिनेट सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हैं तो प्रधानमंत्री कैबिनेट के सर्वे सर्वा भी हैं, प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी भी हैं। जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो प्रधानमंत्री जी को खुद करना चाहिए। तीसरी बात है, मुझे लगता है कि अगर सरकार के अंदर अगर कुछ
समझदार लोग होते तो वो सरकार को निश्चित तौर पर सलाह देते कि ईरान पर हमला करने का सीधा अर्थ है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर एक तरीके से दिक्कत पैदा होगी। भारत 80% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ट्रांसपोर्टेशन होता है। 45 to 50% जो आपका ऑयल होता है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होता है। इसका मतलब ये था कि जैसे और ईरान के पास जिस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके हिसाब से वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था, इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो वो सीधे अपनी रणनीति के तहत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की बात करता। तो दूरदृष्टि इसी में थी कि जैसे ही ईरान पर हमला हुआ था उसी समय जो मंत्रियों की कमेटी बना दी जाती, एक्सपर्ट की कमेटी बना दी जाती और ऑल्टरनेट रूट ऑफ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को के बारे में बात किया जाता। अब 11 दिन के बाद अगर आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ना तो क्राइसिस को एंटिसिपेट किया और ना क्राइसिस को एंटिसिपेट करके किसी तरीके की योजना को अंजाम देने का काम किया है। 80% और भारत की जो डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर वो 88% है, जो एलपीजी पे तकरीबन 80% के आसपास है और 80% में भी जो है वो 80% वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जिस तरीके की दूरदर्शिता का प्रदर्शन होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम ट्रंप ने अब यह कहा है कि वो जल्द युद्ध खत्म होगा और इस तरीके जो ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात या बातचीत की है उससे भी यह संदेश जाता है कि इसलिए भारत के लिए सबसे ठीक ठाक सुकून वाली खबर यह होगी कि अगर अगले हफ्ते की शुरुआत तक युद्ध खत्म हो जाए, अन्यथा बड़ी क्राइसिस की तरफ हिंदुस्तान ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास रखना भी थोड़ा मुश्किल है। कल वो कह रहे थे कि 100 दिन तक युद्ध चल सकता है, आज वो कह रहे हैं कि जल्द खत्म हो सकता है। देखिए साहिल, आप एक बात उनके कहने पर भी तो आशुतोष जरा सा थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से हमें लेना चाहिए आशुतोष। नहीं साहिल, एक बात तो अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि ट्रंप इस वक्त अमेरिका के अंदर उनकी अप्रूवल रेटिंग और युद्ध को लेकर जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो 4 में से 3 जो अमेरिकी हैं वो ट्रंप के साथ नहीं है। जो रॉयटर का सर्वे वो कहता है ओनली 27% अप्रूविंग वॉर। जो मागा का जो उनका सोशल बेस है उसके अंदर इस वक्त विरोधाभासी आवाजें निकल के सामने आ रही हैं और खुद क्योंकि उनको मालूम है कि क्योंकि वॉर में मिलिट्री मींस और मिलिट्री एंड्स के बीच में बहुत गैप है। यही तो कहा जाता है ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सामने रखकर क्या युद्ध में उतारा गया था अमेरिका को, इस बात को लेकर काफी चिंता है। और वहीं पर अगर अप्रूवल रेटिंग्स पीछे हट रही है तो मिड टर्म के लिए उन्हें क्या दिक्कतें होगी उसी को लेकर तो सारी बातचीत चल रही है। सिद्धार्थ जरा भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद सुनील राजपूत के पास चलेंगे। सिद्धार्थ। साहिल, 2 बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो जो सबसे बड़ी मैक्रो लेवल पे डेवलपमेंट है भारत देश के लिए वो ये है कि इतने महीने हमारे पे 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका ने अब सारे सैंक्शन हटा दिए हैं रशियन ऑयल से। ये एक बहुत बड़ी मैक्रो डेवलपमेंट है और रशियन क्रूड ऑयल अब भारत में आएगा और दुनिया भर में जाएगा और इसके कारण इसका तो 1 महीने के लिए ना, लेकिन हाँ 1 महीने के लिए नहीं, वो 1 महीने के लिए उन्होंने कहा नहीं, कि अगर 100 दिन नहीं साहिल, अगर 100 दिन चला युद्ध तो वो 1 महीने का भी 100 दिन हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए सबसे बड़ी बात भारत के लिए रशियन क्रूड ऑयल पे कोई सैंक्शन नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल को खरीदा जाएगा। दूसरी छोटी सी बात साहिल कि इस सारे घटनाक्रम में से एक बहुत बड़ा लेसन भारत के लिए निकल के आता है। पहला ये कि हमें गैस की स्टोरेज अपनी भूमि पे, अपने बंदरगाहों पे अब बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि भारत के भूगोल में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि हम गैस को पाइपलाइन द्वारा नहीं ला सकते हैं। हमारे भूगोल को तो आप हर कोई जानता है, पाइपलाइन से गैस नहीं आ सकता है और जो हमारी डिपेंडेंस वेस्ट एशिया पे थी गैस के लिए साहिल, पता है अब वो कम हो ये तो लॉन्ग टर्म है। नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है और पिछले 10 साल से इन सारी चीजों पर बातचीत हो रही है। लेकिन आज की स्थिति में जब हम युद्ध के सामने खड़े हैं, जब आपको पता था 11 दिन पहले जब पहली बार इजराइल और अमेरिका के तरफ से पहला बम डाला गया तेहरान के भीतर, तभी से इस बारे में जानकारी थी कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर इसका असर क्या पड़ेगा। जिन जगहों पर वो हमले कर रहे हैं वो वहां से ही तेल पूरे दुनिया में निकलता है और खास करके भारत में कतर जैसे देश से 80 से 90% जो गैस है वो वहीं से आती है। ऐसी सूरत में हमें क्या प्रीएम्प्ट करना चाहिए, इसका तो ख्याल कम से कम सरकार की तरफ से होना चाहिए था। यही तो मुद्दा आशुतोष और बाकी लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जल्दी से बात करिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत बात करेंगे। जी देखिए साहिल, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसमें अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुवैत है, उसके बाद बहरीन है, फिर नीचे कतर है
और बगल में यूएई है और उधर आसपास ही ओमान है। तो इसका मतलब कतर का रास्ता आपका अगर बंद हो जाएगा तो आपका एलपीजी की शॉर्टेज होनी है। साथ ही साथ बाकी जो आप जैसे अभी सिद्धार्थ जराबी कह रहे थे रशिया से हमको ऑयल मिल रही है, किस शर्त पे मिल रही है? रशिया ने साफ तौर पे कह दिया कि मार्केट रेट से $4 एक्स्ट्रा प्रीमियम हम आपको हिंदुस्तान को देंगे, जो पहले डिस्काउंटेड रेट मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। दूसरी बात है, रशिया से हम पीक सीजन में भी 30 से 35% ऑयल ही हम इंपोर्ट कर रहे थे। अगर यूएई से हमको तेल आना बंद हो जाता, जहां से 10 से 15% आ रहा था, या इराक से अगर आना बंद हो जाता जहां 20 से 25% हमको ऑयल आ रहा था, तो फिर यह संकट बरकरार रहेगा। और हिंदुस्तान के अंदर अगर एलपीजी में या गैस में अगर 20% आज की स्थिति में आशुतोष, और यही सवाल मुझे दरअसल प्रेम शुक्ला जी को पूछना है। वेस्ट एशियन गैस की, आशुतोष बस एक छोटा सा पॉइंट, आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं। जो इकोनॉमिक्स थी वेस्ट एशियन गैस सप्लाई की, वो बहुत फेवरेबल इकोनॉमिक्स थी। पर यह बात जरूर है कि इस सप्लाई शॉक के बाद, जो अभी तक कभी इस प्रकार का सप्लाई शॉक नहीं हुआ है, यह निश्चित तौर से है कि अब हमें कम से कम 3 डिफरेंट सोर्सेज रखने पड़ेंगे गैस के लिए। आपको याद होगा कोविड के समय पे ऑक्सीजन की किल्लत हमें समझ आई थी, इसी प्रकार अब हमें यह किल्लत समझ आ रही है। बात ठीक है। साहिल, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले कभी भी इस तरीके से बंद नहीं किया गया था। इससे पहले भी जब ईरान पर हमला हुआ था तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया था। इसकी धमकी कई बार ईरान की तरफ से दी गई थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इस बार हमला किया गया है उसके बाद यह दिक्कत लगातार चल रही है। लेकिन हमारे सामने तेल से भी ज्यादा गैस की समस्या है। सुनील राजपूत कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उसके बाद मुझे प्रेम शुक्ला जी से एक सवाल पूछना है। सुनील राजपूत, कुल मिलाकर सरकार के कदम को लेकर और जो बाकी आपने सुना अब तक, क्या आपको लगता है कि इसके आगे सरकार को कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, नंबर 1, और क्या सदन के भीतर इस पूरे मामले पर चर्चा होना अब जरूरी हो गया है? पहली चीज तो किसी भी मामले पर सदन के भीतर चर्चा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। युद्ध हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, हमारे डाटा की सुरक्षा हो, या जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा सरेंडर किया है, कंप्रोमाइज हुए हैं उस पर हो, सारी चीजों पर चर्चा होगी तो बहुत सी चीजें सामने खुलेंगी। हरदीप पुरी साहब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा था कि हमारे पास 74 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी है। कहां है वो एनर्जी सिक्योरिटी? तमाम उनके इकोसिस्टम के लोग ये कह रहे थे, आपसे बताएं साहिल, कि 25 दिन की हमारे पास गैस पड़ी हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी 25 दिन की है। कहां गई हमारी वो 25 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी? अडानी टोटल ने हमारी इंडस्ट्रियल गैस को 3 गुने से ज्यादा कैसे बढ़ा दिया? क्या सरकार का उस पर कोई नियंत्रण है? आप कहते हैं कि 20% हम कटौती करेंगे और इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेंगे तो हम 3 गुना दाम लेंगे, 140 रुपए घन मीटर के हिसाब से दाम लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, अडानी का वो कह रहा है अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है। इसके बाद आप आ जाइए कि हरदीप पुरी का जो आप पिछले 11 दिनों का रोल देखिएगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे दिखाइए, तो आप ही ने दिखा दी, नहीं तो मैंने भी दिखाई थी। जहां 3-3 दिन से लोगों को गैस नहीं मिल रही है, इसी लखनऊ में नहीं मिल रही है, कहीं और की तो बात छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और रही बात हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, अगर कोई किसी को हल्के शब्द का इस्तेमाल करेगा तो वो फेंकू भी सुनेगा, तड़ीपार भी सुनेगा, फेंटा भी सुनेगा, कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि आज की स्थिति में भारत में लोगों पर लगातार संकट के बादल गहराए हुए हैं। और अभी जो बयान आ रहा है होटल एसोसिएशन की तरफ से, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। बड़ी बात इस वक्त प्रेम शुक्ला जी, नेशनल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से स्टेटमेंट आया हुआ है और कहा गया है कि यह किल्लत इसी तरीके से जारी रही तो 1000 से 1200 करोड़ रुपए का हर रोज का नुकसान इंडस्ट्री को हो सकता है। एक बड़ी बात है यह सर। तो आज की स्थिति में कम से कम सूत्रों के हवाले से नहीं, हरदीप सिंह पुरी के हवाले से, सरकार के मंत्री के हवाले से क्या कोई बयान हमें सुनाई देगा कि हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी पुख्ता है और हमारे पास गैस की कोई किल्लत नहीं रहेगी? प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर उनको सुचारू रूप से गैस की आपूर्ति हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही समिति का गठन किया गया है। और हम जो हैं किसी प्रकार का संकट बाजार में ना पैदा होने पाए, न घरेलू उपभोक्ताओं को और ना ही हमारे रेस्टोरेंटियर्स को। यह सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास है। चलिए उम्मीद यही करते हैं
कि ये संकट पर सरकार का काम इसी तरीके से जारी रहे। कैबिनेट बैठक अभी हुई थी, उस कैबिनेट बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कुछ सूचनाएं दी गई है। उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम इसके आगे आने वाले बयान सरकार की तरफ से अधिकृत बयान आए। पार्लियामेंट के भीतर इस पर चर्चा होती है कि इस पर भी नजर बनी रहेगी और इस जंग की कवरेज आज तक पर लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।